हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल सेट जारी कर दिया है। बोर्ड ईजी के जो अध्ययनरत छात्र हैं, जो क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं, इस बार 10वीं की परीक्षा 2023 में देने वाले हैं, उन सभी छात्रों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। और जो बोर्ड ईजी में नहीं भी पढ़ रहे हैं, दूर दराज में पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं किसी भी जगह आप पढ़ रहे हैं, बच्चों आप सबों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेट रहने वाला है, जो कि बिहार बोर्ड ने आज जारी किया है। बच्चों बहुत दूर दूर से, जो बिहार के कोने कोने से आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं बोर्ड ईजी ऐप पर, आप सबों के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण सूचना है कि बिहार बोर्ड ने जो यह मॉडल सेट जारी किया है, इसके एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर किस तरह के प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मॉडल सेट में दिए गए हैं। हम पहले बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी में आपको किस तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से किस तरह के आपसे पूछे जाएंगे, और एक एक करके उसको डिस्कशन भी करेंगे। आइए देखते हैं कि किस तरह से आपका मॉडल सेट डिजाइन किया गया है। जब आप विज्ञान की परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह के प्रश्न पत्र मिलेंगे, जिसमें आपको यह निर्देश भी दिया रहता है कि आपको उत्तर कैसे देना है, और यह भी कहा जाता है कि कितने प्रश्नों को आपको उत्तर देना है और कितने प्रश्नों को आपको छोड़ देना है। जैसे कि यह जो हमारा विज्ञान का एग्जाम होता है, यह 80 मार्क्स का होता है, और 20 मार्क का जो प्रैक्टिकल कॉपी है यह हमारे आपके स्कूल में लिया जाता है, और स्कूल में अलग से वो मार्क 20 मार्क आपका जुड़ता है। जो 80 मार्क का हम लोग थ्योरी का एग्जाम देकर के आते हैं, उसमें जो प्रश्नों की संख्या है बच्चों, वो होती है कुल 110, और इस 110 प्रश्नों में 80 प्रश्न आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव के, जिस 80 प्रश्न में से किसी 40 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होते हैं। उसके बाद जो 24 प्रश्न हैं वह लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। उन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में से ये जो 24 आपको दिख रहा है, किसी 12 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होते हैं। ठीक उसी तरह से 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इन 6 में से किसी 3 प्रश्नों को आपको जवाब देना है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो 110 प्रश्नों में से 50% क्वेश्चन, मात्र 55 प्रश्नों के ही आपको जवाब देने होते हैं। आइए हम आप देख रहे हैं कि ठीक इसी तरह का, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर मॉडल सेट में, ठीक इसी तरह का प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और जो साइंस का विषय कोड जो होता है वह यही 112 रहने वाला है, विषय कोड 112। आइए देखते हैं क्या क्या निर्देश हमको आपको दिए जाते हैं इस परीक्षा के प्रश्न पत्र में। बच्चों जो आपका प्रश्न पत्र होता है वह कई खंडों में बटे होते हैं। खंड अ की बात करें, सेक्शन ए की बात करें, तो यह होता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जैसा कि आपको पहले ही हमने कहा कि इसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जो कि खंड अ में ही पूछे जाते हैं। यानी कि प्रश्न 1 से 80 तक जो प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, और इसके लिए आपको OMR सीट दिया जाता है। जो भी बच्चे क्रैश कोर्स में ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो यहाँ कोचिंग सेंटर में सहरसा में आकर के पढ़ रहे हैं बोर्ड ईजी में, उन सबों को तो OMR की प्रैक्टिस कराई जाती है। लेकिन जो बच्चे आप YouTube पे देख रहे हैं, ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी से आप OMR पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अगर आपके आसपास में OMR उपलब्ध नहीं है किसी दुकान में, तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको सैंपल OMR सीट दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट करवा सकते हैं
और ये आपके लिए आसान भी होगा। बिल्कुल जिस तरह का OMR शीट आपको एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक उसी तरह का OMR शीट डिजाइन होकर के आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब हम आप देखते हैं खंड ए के, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसके जो बायोलॉजी पोर्शन के प्रश्न हैं उन सबों को आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करें और देखें कि किस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है परीक्षा में। बच्चों आपके सामने है पहला प्रश्न बायोलॉजी का। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती हैं? तो ऑक्सीजन युक्त रक्त कहने से मतलब है जब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन फेफड़ों में गई और फेफड़ों से फिर वो ब्लड कैपिलरीज होते हुए रक्त केशिकाओं होते हुए कहां पहुंच जाती है? हमारे ब्लड में मिक्स होती है और वो कोशिकाओं तक जाती है। तो हमारा ब्लड में जो मिक्स हुआ है, क्या हमारे खून में, हमारे रक्त में क्या मिक्स हुआ? ऑक्सीजन। तो ये जुड़ जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। हमारे आपके आरबीसी में एक रेड पिगमेंट होता है जिसे हम आप हेमोग्लोबिन कहते हैं। उस हेमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन जाकर के जुड़ जाता है और उस हीमोग्लोबिन का नाम हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो वह ब्लड, वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन युक्त है, ऑक्सीजन मिला हुआ है, ऐसे रक्त को हम आप शुद्ध रक्त कहते हैं, जो कि हमारे शरीर की जो धमनियां होती हैं उन धमनियों से क्या करती है? वहन करती है। जबकि फिर जब आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन युक्त है ना, अगर कह देता कि ऑक्सीजन वियुक्त, मतलब कि ऑक्सीजन युक्त नहीं है, ऐसा जो रक्त है किससे होकर के प्रवाहित होती है, तब आप क्या कहते? तो हमारे शरीर में दो तरह की जो धमनियां हैं, एक सिरा है जिससे होकर के जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस उधर से लौटता है, ब्लड होकर के रक्त में मिक्स होकर के वो सिरा से होकर के लौटता है, और इधर से जो ऑक्सीजन मिल करके गया है ब्लड में वो धमनियों से होकर के गुजरता है। तो जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो जाएगी धमनियों से, और ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वापस आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो किससे होकर जाएगी? तो वो सिराओं से होकर जाती है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखें कि अगर ऑक्सीजन युक्त रक्त है तो चलिए भाई ठीक है, धमनी से जाएगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन युक्त नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है, तब वह रक्त किससे होकर के प्रवाहित होगी? तो वो होगी सिराएं होकर के प्रवाहित होती हैं। तो बच्चों हमने 1 नंबर प्रश्न देखा। अब चलते हैं बायोलॉजी के दूसरे प्रश्न पर कि आखिर उस प्रश्न को हमसे किस तरह से पूछा गया है, क्या प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं? आप बताइए। रक्त में 2 हिस्से हैं, एक जो कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, इसको हिंदी में आप क्या कहते हैं? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और रक्त पट्टिकाणु। इसी रक्त पट्टिकाणु को रक्त बिंबाणु भी कहा जाता है। तो ये तीनों तो कोशिका वाले भाग हैं। जबकि अगर रक्त की बात की जाए बच्चों, तो जो रक्त है ना, रक्त में जो होता है कोशिका वाला भाग, अगर बात करें कोशिका वाली भाग की, जिसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी ये सब है, तो ये मात्र 45% होती हैं। जबकि ज्यादातर भाग होती है प्लाज्मा, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ये 55% होता है। तो यही प्लाज्मा जो 55% है, यह चिपचिपा तरल पदार्थ है, जिससे होकर के, जिसमें क्या होता है, ये सारी कोशिकाएं तैरती रहती हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, ये सब तैरती रहती है ब्लड प्लाज्मा में। तो रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं क्या? तो प्लाज्मा। क्या कहिएगा बाबू?
प्लाज्मा कहिएगा। द लाइट येलो कलर्ड स्टिकी सब्सटेंस इन ब्लड सेल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा बच्चों प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमसे आपसे क्या पूछा जा रहा है। बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको जो भी लोग क्रैश कोर्स के छात्र हैं, जो आप ऑनलाइन देख रहे हैं और आप टेस्ट के नजरिए से देख रहे हैं, हमको मालूम है बहुत सारे आप छात्र जुड़े हुए हैं जो कि टेस्ट देने के नजरिए से कि आपको इसका क्या ऑब्जेक्टिव के रूप में एक टेस्ट सा लग रहा होगा। बच्चों आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जो आपको नोट्स क्लास में दिए गए हैं या जो भी बोर्डी जी से जुड़े हुए छात्र हैं, ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, उन लोगों को भी जो नोट्स मिले हैं आप उन नोट्स से मिलाइए। मॉडल सेट में ठीक नोट से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नोट से बाहर पूछा गया है। नोट के अंदर ही आपके जो नोट मिला है आपको, उसके अंदर ही सारे के सारे क्वेश्चन डिजाइन है। ठीक है, बायोलॉजी ही नहीं, केमिस्ट्री में भी आप देखिएगा, मैं केमिस्ट्री का भी आपको डिस्कशन कराऊंगा सारे क्वेश्चन का, एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं गए हैं। बच्चों ऐसे बच्चे जो YouTube पे फ्री में ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आप जाइएगा तो वहां आपको लिंक मिलेगा जिससे आप जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जो 2023 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड के सभी छात्रों के लिए एक डिजाइन मॉडल सेट बनाया गया है और उसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं और बहुत ही अच्छे से कम शब्दों में शॉर्ट नोट्स भी तैयार किए गए हैं। वो सब आपको मात्र 100 रुपया में ही प्रोवाइड कराया जाता है। 100 रुपया में आप संपूर्ण सिलेबस का नोट ले सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर आप जाइएगा तो आप वहां से इनरोल कर सकते हैं, आप वहां से नोट ले सकते हैं। आइए ऐसे ही मजे लेते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते रहिए क्वेश्चन, एक भी आपके नोट से बाहर नहीं गए होंगे क्वेश्चन अब तक। आइए एक एक करके सभी प्रश्नों का हम लोग देखते हैं क्या हल निकलता है। और कभी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन भी हो जाए बच्चों, तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड आपको इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन करके ही देता है कि आप उसको अच्छे से बना पाए। बहुत कम ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि या सिलेबस से बाहर हो गया या कहीं और से पूछ दिया गया, लेकिन आप जो बोर्डी जी में पढ़ने वाले ऑफलाइन वाले छात्र भी हैं, आप इस बात को गौर करिएगा कि एक एक छोटा से छोटा पॉइंट, अगर आपको वो पॉइंट्स याद है जो क्लास में पढ़ाया गया है, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा भारी नहीं लगेगा। जो यहाँ पढ़ने वाले छात्र हैं, वो लोग जो वीडियो देख रहे हैं बच्चों, कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको आपने क्लास में बहुत बारीकी से पढ़ा है, तो वो आपके लिए सहज है, आपके लिए आसान है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वो पॉइंट्स छोड़ करके आगे बढ़े हैं, या पूरे साल वो खेल कूद करके आए हैं, अब उनको बोर्ड में पास होना है, या फिर कहीं और मस्ती कर रहे हैं, किसी और कई जगह जा रहे हैं और पढ़ने से मतलब नहीं है। तो उन लोगों को जब छोटे छोटे पॉइंट्स छूट जाते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव का छोटा छोटा पॉइंट आपको बड़ा नंबर दिला सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव छोटे पॉइंट से ही आते हैं। ये सब्जेक्टिव तो है नहीं जहां आप लैंग्वेज बना करके लिखिएगा। तो यह कॉन्सेप्ट का क्लियर रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपके कॉन्सेप्ट के लिए ही सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव का जितना भी सेट संभव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उस सब का सेट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए हम एक एक करके देखते हैं आगे बिना किसी देरी के कि किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित रहते हैं। तो आपने पढ़ा है कि ऐसे पौधे जो जल के अंदर रहेंगे, ऐसे पौधे जो जल के अंदर रहेंगे, भीतर रहेंगे, तो ऐसे पौधे में जो है रंध्र नहीं पाया जाता, स्टोमाटा नहीं पाया जाता है। तो जलीय पौधे, जलमग्न पौधे, जिनमें क्या होगा, कभी भी उन पौधों की पत्तियों में कोई छिद्र होगा, कोई रंध्र होगा नहीं होगा। यानी कि वैसे पौधे जो जल में रहते हैं उनमें स्टोमाटा अनुपस्थित रहता है। बताइए जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स उन पौधों को कहा जाता है जो रेगिस्तान में रहते हैं, जहां दूर दूर तक रेत ही रेत है, जैसे नागफनी ये सब पौधा हो गया। तो ये तो जलीय पौधे जीरोफाइट्स नहीं है, मरुस्थलीय पौधे हैं।
देखिए एक बी नंबर ऑप्शन क्या कहता है आपका, जलमग्न हाइड्रोफाइट्स। हो गया ना, जलमग्न मतलब जल में रहता है ये पौधा। तो कोई भी पौधा जो जल में रहे भाई, जलमग्न आ जाए, जल में रहने वाला कोई पौधा बोल दे, उसमें स्टोमाटा अनुपस्थित रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जलमग्न हाइड्रोफाइट्स बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाबू आपके सामने प्रश्न है, किण्वन क्रिया पाई जाती है डैश। बताइए किण्वन क्रिया कहां पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। अगर आपने श्वसन चैप्टर को बारीकी से समझा होगा तो श्वसन चैप्टर के शुरुआत में ही आपको कुछ प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं कि वायवीय श्वसन क्या होना है जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा, अवायवीय श्वसन क्या होगा जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होना है। तो बच्चों आप जान रहे हैं कि कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है। ठीक है, तो कोशिका मान लीजिए कि ईस्ट है, ठीक है, और ईस्ट में क्या होता है, तो ईस्ट के कोशिका द्रव्य में ही बिना ऑक्सीजन का ग्लूकोज जो है वो पाइरुवेट में टूट जाता है। और इसका नेक्स्ट स्टेप जो है, सेकंड स्टेप जो है, पाइरुवेट फिर कोशिका द्रव्य में ही बिना ऑक्सीजन के ही टूट जाता है। यानी कि ईस्ट में संपूर्ण श्वसन की क्रिया बिना ऑक्सीजन का होता है। तो इस कारण से होता क्या है, तो इसमें ईस्ट में इथेनॉल तैयार हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है बहुत कम मात्रा में, 1-2 एटीपी इसमें एनर्जी रिलीज होती है। कहने का मतलब है कि ईस्ट में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन होने के कारण जो इथेनॉल बना, इस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। तो जब भी बात किण्वन की आएगी, फर्मेंटेशन की आएगी, तो हमेशा याद रखिएगा ये होना है ईस्ट में ही। कहां होगा? ईस्ट में। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि आखिर हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बच्चों अब हमारे सामने प्रश्न है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। यह बताएं कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या है। मतलब अंडाशय पूर्ण विकसित होगा तो उसमें क्या होगा, एक नए जीव को जन्म देने की संभावनाएं आ जाती हैं। अंडाशय अगर पूर्ण रूप से विकसित है बाबू, बिल्कुल मैच्योर्ड ओवरी है, तो मैच्योर्ड ओवरी कहने से मतलब ही है कि वो अब एक नए संतति को जन्म देने के योग्य है। तो ऐसा माना जाता है फलों को कि फल जो होते हैं एक विकसित अंडाशय होते हैं, इससे नए पौधों का जन्म हो सकता है। आप देखिए जो भी फल हम लोग खाते हैं, आम ही खाते हैं, तो आम खाने के बाद जो आम के बीच में गुठलियां बच जाती हैं, उससे नए पौधे का जन्म हो जाता है। तो कहा जाता है एक तरह से कि पूर्ण विकसित अंडाशय जो एक फुल्ली मैच्योर्ड ओवरी है वो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? बच्चों आपके सामने जो प्रश्न है, अब अगर आपने बायोलॉजी के पहले अध्याय जैव प्रक्रम में जो पहला टॉपिक पोषण है उसको अगर ध्यान से पढ़ा होगा, बारीकी से पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके उत्पाद क्या सब होते हैं, तब तो बाबू ये प्रश्न आपके लिए हलवा है, तुरंत बन जाएगा। लेकिन अगर आप क्लास में बदमाशी कर रहे हो या पढ़ने से मतलब नहीं है, आपको कैसे भी पास करना है मैट्रिक, ऐसे बच्चे हैं आप, तो आपको थोड़ी समस्या होगी। इस चीज को आप गौर से अभी भी, कम से कम अब तो समय है बाबू, आप पढ़ लीजिए। अब तो समय है, कितना बचा है, 1 महीना कम से कम और सीरियस रह लीजिए, सीरियस होके पढ़ाई कर लीजिएगा 1 महीना। बोर्ड जी आपको गारंटी देता है कि आप अच्छे अंक से पास कर जाइएगा, अच्छे अंक प्राप्त कर पाइएगा अपने एग्जाम में। लेकिन कम से कम 1 महीना सीरियस तो होइए। सब दिन आप ऐसे ही जिएगा तो कैसे काम चलेगा, आपको सीरियस होना पड़ेगा अगर आप सफल होना चाहते हैं अपने परीक्षा में। तो आइए, तो पहला
प्रकाश संश्लेषण में हमने ये देखा था कि प्रकाश संश्लेषण जब प्रक्रिया होती है ना, तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो भी हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, तो मिट्टी से जल ले जाते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसमें तैयार क्या होता है, ग्लूकोज। क्या तैयार होता है, ग्लूकोज तैयार होता है, जिसका आणविक सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6। तो देखिए आपको ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र इसमें पूछा गया है, बताइए तो इसमें से कौन है C6H12O6? आपको दिख रहा है किसी ऑप्शन में? देखिए तो C12H22O11 है क्या C6H12O6? नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या लिखा है, C6H12O6, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। बच्चों यही है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। तो C6H12O6 इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। पिछले बार के भी एग्जाम में आपसे ये पूछा गया था कि बताइए ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो बताइए तो C की संख्या कितनी? C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन होता है, O का मतलब ऑक्सीजन होता है। तो ये जो कार्बन है, कार्बन कै गो है, 6 गो है, तो 6 कार्बन होता है एक ग्लूकोज के अणु में। तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है, ये भी पूछ देता है, बताइए एक अगर ग्लूकोज का अणु है तो एक ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन कै गो होगा, हाइड्रोजन कै गो होगा। तो आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी संभावना है कि आपसे ये पूछेगा। इसलिए ध्यान से ग्लूकोज के आप सूत्र को याद कर लें कि C6H12O6 का मतलब होता है ग्लूकोज। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बाबू लोग अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं? हमेशा याद रखिएगा पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई जो है वह क्लोरोप्लास्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो होती है पौधों के पत्तियों में। और पौधे की पत्तियों में क्यों होती है? क्योंकि पौधे के पत्तियों में यही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसको हिंदी में हरित लवक कहा जाता है। अच्छा, इस हरित लवक के अंदर क्या होता है जो यहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है? तो इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसे हिंदी में पर्णहरित कहा जाता है। पर्णहरित का ही काम है, क्लोरोफिल का ही काम है कि ये सूर्य से जो आ रही है सौर ऊर्जा उसको खींचता है और कहां लाता है, पत्तियों में लाता है, और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के दौरान वही जो प्रकाश आया है सूर्य से, जिसे खींचा है किसने, क्लोरोफिल ने, उस सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल टूटता है, हाइड्रोजन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है जिसको हम आप सांस में लेते हैं, और हाइड्रोजन का उपयोग अपना खाना तैयार करने में पौधे कर लेते हैं। तो जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम है सौर ऊर्जा को, क्या करता है क्लोरोफिल? सौर ऊर्जा जो आया उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देने का काम करता है। बाबू यही वो क्लोरोफिल है जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं। क्लोरोफिल का मतलब ऐसा बुझो कि ये हरा रंग है। क्या है? हरा रंग है। इसे ग्रीन पिगमेंट कहा जाता है, हरा वर्णक कहा जाता है। तो हरा रंग है जिसके कारण पत्तियां हरा होता है। तो क्लोरोफिल मौजूद रहता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। इसीलिए प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। आइए अब हम आप नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों अभी जो आपके सामने प्रश्न है यह जनन चैप्टर से है, रिप्रोडक्शन चैप्टर से। यह प्रश्न है कि अंडोत्सर्ग का कारण है। आखिर अंडोत्सर्ग का क्या कारण है? ओव्यूलेशन जिसे हम कहते हैं, ओव्यूलेशन का क्या काउज होता है?
होता क्या है, जो मादा है, स्त्री है, हर एक महीने क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। जो ओवरी से, जो अंडाशय से अंडाणु निकले हैं, एग निकला है, वो क्या होता है, तो जब उसे स्पर्म नहीं मिलता, जब उसे जो शुक्राणु है वो नहीं मिलता, वो निषेचित नहीं होता, तो वह एक निश्चित समय अंतराल पर क्या हो जाता है, तो ब्लड के थ्रू बाहर आ जाता है। यानी कि हर एक महीना ये चलते रहता है। इसे मासिक चक्र कहा जाता है, जो कि लगभग 13-14 की उम्र में स्टार्ट हो जाता है और मेनोपॉज हो जाता है जाकर के एक समय जब 45 से 50 की उम्र में स्त्रियां जाती हैं। तो ये जो अंडोत्सर्ग है, आखिर इसके होने के कारण क्या है, फिर ये रुक क्यों जाता है, तो इसके होने का कारण है LH हार्मोन। LH हार्मोन जो है यह पीयूष ग्रंथि से निकलता है और इसी कारण से क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है और ये हार्मोन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है 13-14 की उम्र से और 45-50 की उम्र जाते जाते ये हार्मोन बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण से जो अंडोत्सर्ग है इसकी प्रक्रिया रुक जाती है। फिर जाकर के जो मासिक चक्र होता है, जो स्त्रियों में होता है, वह भी रुक जाता है। तो बच्चों बताइए, अंडोत्सर्ग आखिर किसके कारण से होता है? ओव्यूलेशन जो हर एक महीने जो होता है, या मासिक चक्र, अंडा का निकलना, यानी कि जो ओवम है उसका बाहर आना किसके द्वारा होता है, किसके कारण होता है, वो है LH हार्मोन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। बच्चों फिर से आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है यह जनन अध्याय से ही है। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? मतलब द्विखंडन मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसा जनन, देखिए कभी भी द्विखंडन हो रहा है या मुकुलन हो रहा है कि कलियां निकली और एक नया पौधा बन गया, द्विखंडन हो रहा है या मुकुलन हो रहा है, तो ये सब अलैंगिक जनन है, जिसमें स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं होता है। इसके बिना ही क्या हो जाता है, नए संतति का जन्म हो जाता है। यह है अलैंगिक जनन, जहां पुरुष युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोजन नहीं करते हैं। तो निम्नलिखित में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन के द्वारा नहीं होता है? मतलब द्विखंडन का मतलब, मान लो कि अमीबा है, ठीक है, मान लो अमीबा है, अमीबा में कैसा होता है पता है, ये अपने आप को बीच से दो भाग में तोड़ लेता है और जब दो भाग में बीच से तोड़ लेता है, दो नया नया अमीबा बन गया। समझ रहे हैं बात को? ठीक यही जो अमीबा में होता है वही पैरामीशियम में होता है, वही लेशमानिया में होता है। यानी कि इन तीनों में जो है वह अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है। एक इष्ट ही ऐसा है बाबू जिसमें मुकुलन द्वारा होता है जनन। मुकुलन मतलब समझिए कि मान लीजिए शरीर है, ठीक है, पौधा है, जैसे कि ये देखिए, ये एक मान लीजिए कि पौधा है, ठीक है, और इस पौधे में यहां से निकला एक फूल। क्या निकला? फूल। इसी फूल को मुकुल कहते हैं, मुकुल, कली कहते हैं, और ये शरीर से कट करके अलग हो गया और ये एक नए जीव का निर्माण हो गया। समझ रहे? यही विधि मुकुलन विधि है। हाइड्रा में ऐसा ही होता है। ठीक इष्ट में भी मुकुलन विधि द्वारा ही होता है नए संतति का जन्म। इसके शरीर पर प्रवर्ध निकलते हैं, मुकुल कलियां निकलती है और वो कलियां शरीर से टूटकर अलग होती है, नया इष्ट का जन्म हो जाता है। समझ रहे हैं? यानी कि द्विखंडन द्वारा अपने आप को दो भागों में तोड़ करके इष्ट जनन नहीं करता है। मुकुलन कली तैयार होता है और वो कली जब शरीर से अलग होता है तब एक नए इष्ट का जन्म होता है। इस अलैंगिक जनन को मुकुलन जनन कहते हैं, जो कि इष्ट में पाया जाता है। तो बाबू ये चार ऑप्शन में एक इष्ट ही ऐसा है जिसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा ना होता है। इसमें किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, जो आपका पोषण का चैप्टर है, जब आप उसको ध्यान से पढ़े होंगे तो आपके लिए यह बहुत ही खेल हो गया होगा। ये प्रश्न आप देखिए, एकदम हलवा वाला प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है।
बताइए तो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे कैसे बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को हम आप? अगर हम आप क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं ऑक्सीजन, ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का उत्पादन कहां से हो रहा है? पेड़ पौधों के द्वारा हो रहा है भाई। प्रकाश संश्लेषण वो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है जो हम लोग छोड़ रहे हैं, और फिर हम लोगों को सांस लेने के लिए वो ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। तो पौधे में जो ये प्रक्रिया हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसमें वो हमसे छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन हमको आपको सांस लेने के लिए दे देता है। तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन है, बैलेंस है, किसके कारण बना है? पेड़ पौधों के कारण बना है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो बताइए तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आइए अब हम आप अगला प्रश्न देखें कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। बच्चों अगला प्रश्न है पोषण चैप्टर से ही, कि भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? बताइए इस सब में से कौन ऐसा रस है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है? तो बताइए भोजन के पाचन में इस सब में से कौन सा रस भूमिका निभाता है, मददगार होता है? तो देखिए तो बाबू ए नंबर में क्या है? ए नंबर में है पित्तरस। पित्तरस कहां से निकलता है? पित्तरस निकलता है हमारे आपके लिवर से। कहां से निकलता है? लिवर से, जिसको हम लोग यकृत कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यह यकृत। तो यकृत से निकलता है पित्तरस। बाबू पित्तरस भी हमारे पाचन में सहायता करता है। इसके बाद अग्न्याशय रस, जो अग्न्याशय रस जो है बाबू, ये निकलता है कहां से? अग्न्याशय से निकलता है, जिसको पैनक्रियाज कहते हैं। तो पैनक्रियाज से जो ये अग्न्याशय रस निकलता है, इसमें बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है, बहुत सारा। कहो तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एमाइलेज इसी में रहता है, जो फैट को पचाएगा वसा को, उसके लिए लाइपेज इसी में रहता है, प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन अग्न्याशय रस में ही रहता है। तो पित्त रस और अग्न्याशय रस दोनों तो हो गया जो हमारे पाचन में मदद करता है। और कोई है आंत रस, जो छोटी आंत में खाना जाता है। तो छोटी आंत के दीवार जो है, उसका जो मांस वाला नली रहता है, उस नली से भी रस निकलते रहता है, जिसको आंत्र रस कहते हैं। और आंत्र रस भी भोजन को पचाने में बहुत मददगार होता है। तो इसमें से तो तीनों ही ऐसा रस है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलते हैं आगे। अब अगले प्रश्न को देखें हम आप। बाबू आपके सामने प्रश्न है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अब ये हम बोले हैं कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तुम जरा याद करो, 2 मिनट पहले, 2 मिनट नहीं हुआ है, क्या है? पित्ताशय। पित्ताशय में पाया जाता है ट्रिप्सिन। पित्ताशय मतलब बुझ रहे हो, जो हमारा लिवर से निकला था। लिवर से क्या निकलता है? यकृत से पित्त रस निकलता है। तो पित्त रस जो है वो जाके पित्ताशय गोल ब्लैडर में जमा रह जाता है। तो बताओ पित्ताशय में है पित्त, अब पित्त रस में ट्रिप्सिन होता है। किसमें होता है? ये जो अग्न्याशय रस बोल रहा है, अग्न्याशय रस में हम बोले थे क्या? जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एमाइलेज, वसा को पचाने के लिए लाइपेज और प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन रस रहता है। तो बताओ ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है ये कहाँ पाया जाता है? तो अग्न्याशय रस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बाबू? अग्न्याशय रस में पाया जाता है। और अग्न्याशय रस कहाँ से निकलता है? तो अग्न्याशय से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है अग्न्याशय रस से, जो किसका पाचन करता है ये भी ध्यान में रखिए, क्योंकि ये पूछ देगा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किस चीज का पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। आओ अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा आपका अगला प्रश्न क्या है। बाबू अगला प्रश्न क्या है? देखिए तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग। पहले तो ये बताइए आहार नाल कितना मीटर लंबा होता है? आहार नाल लंबा होता है कितना? 8 से 10 मीटर लंबा। यानी कि मुंह से शुरू होकर के गुदा मल द्वार तक जो जाता है रास्ता, ये पूरा लंबा पाइप 8 से 10 मीटर का है। इसमें से अकेले जो हमारा छोटी आंत है, भोटी जो दिखाई पड़ता है, वो छोटी आंत अकेले 6 मीटर लंबा है। तो 8 से 10 मीटर लंबा मुंह से लेकर के गुदा तक का जो हमारा पाइप है, इसमें से अकेले जो छोटी आंत है बाबू,
ये छोटी आंत अकेले 6 मीटर लंबा होता है। तो सबसे लंबा हमारे आहार नाल का, आहार नाल में आता क्या सब है बाबू? आहार नाल में हमारा मुख आता है। हमारे मुख जुड़ा हुआ है किससे? हे ग्रास नली से, जिसको हम लोग भोजन नली भी कहते हैं। भोजन नली जुड़ा हुआ है हमारे आपके अमाशय से, अमाशय जुड़ा है छोटी आंत से, छोटी आंत जुड़ा है बड़ी आंत से, और तब चल जाता है गुदा तक। तो इतना लंबा जो 8 से 10 मीटर पाइप है, उसमें सबसे लंबी रचना क्या है? सबसे लंबा क्या है? छोटी आंत है, 6 मीटर का होता है। चलते हैं अब हम आप अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बाबू आपका कि मनुष्य में जो पाचन की क्रिया शुरू होती है, पाचन की क्रिया आरंभ कहां से होती है? बताओ बाबू। हमने कहां से, हमारे शरीर में आहार नाल है हमारा, मुंह से शुरू होता है, गुदा द्वार तक जाता है। तो पाचन शुरू कहां से, स्टार्ट कहां से होता है? हमारे पेट में जाके, कि हमारे जो भोजन नली है उसमें जाकर के कहाँ स्टार्ट होता है हमारा खाना का पाचन? तो हमारा जो भोजन का पाचन स्टार्ट होता है बाबू, वो हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, मुंह में स्टार्ट हो जाता है। कहो कैसे? तो हमारा जो मुंह है इसमें क्या सब है? जीभ है, दांत है। दांत और जीभ क्या करता है? दांत खाना को पीस दिया, अच्छे से उसको एकदम कैसा बना देता है? चिपचिपा तरल पदार्थ बना देता है। उसके बाद जो हमारा ये जीभ है उसको मिलाने का काम करता है। क्या किसमें मिलाने का काम करता है? तो हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। उस लार ग्रंथि से निकलता है लार, जिसको हम सैलेवा कहते हैं। तो जो सलाइवा है वो क्या करता है? लार तो भोजन में मिल जाता है, भोजन में मिल करके खाना को कैसा बना देता है? तो उसमें फिसलन पैदा कर देता है, ताकि उसको हम आप अच्छे से निगल सके, निगलने में हमको मुश्किल नहीं हो। कभी कभी कुछ ऐसा खा लो जिसमें अच्छे से लार नहीं मिक्स हो पा रहा है, तो कंठे में खाना पड़ जाता है, तो पानी पी पी करके लोग अंदर कर लेता है। तो वो जो लार निकलता है वो हमारे भोजन को निगलने में मदद करता है। लेकिन उस लार में एगो एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एमाइलेज। उस लार में क्या पाया जाता है? एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज। और एमाइलेज नाम का जो एंजाइम है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट, जो मुंह में कार्बोहाइड्रेट हम खाए हैं रोटी भात, उसको पचाना स्टार्ट कर देता है मुंह से। तो बताओ हमारे शरीर में पाचन कहां से शुरू हुआ? हमारे मुख से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ? मुख से शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? लार में एमाइलेज पाया जाता है। इस एमाइलेज को ना बाबू अंतिम में सौ भी लिख दिया जाता है, एमाइलेज भी लिख दिया जाता है, अंतिम में जॉ भी लिख दिया जाता है। दोनों एक ही चीज है और एग्जाम में दोनों ही बात में से कुछ पूछ देता है। तो एमाइलेज और इमाइलेज दोनों बात को आप दिमाग में रखिएगा कि मनुष्य का पाचन क्रिया कहां प्रारंभ हुआ? तो मनुष्य के मुख गुहा में ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। कैसे? तो लार में एमाइलेज रहता है, वो कार्बोहाइड्रेट को पचाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जो मुख गुहा आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, मुख गुहा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? अभी अभी आपने जाना है प्रोटीन को कौन पचाएगा, कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाएगा और वसा को कौन पचाएगा। तो वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? लाइपेज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। तो जो भी लोग लाइपेज मार रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबू। अभी जस्ट हमने बताया है कि अग्न्याशय रस में 3 तरह के एंजाइम है। कौन कौन? ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन पचाएगा, लाइपेज है जो वसा पचाएगा, एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट पचाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन पाचन में सहायक है? वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। बच्चों आपके सामने जो अब ये प्रश्न है यह श्वसन अध्याय का है और श्वसन में आपने पढ़ा होगा क्या होता है, हम जो खाना खाए हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में टूट करके चला जाता है हमारे सेल में। कहाँ चला जाता है? हमारे सेल्स में चला जाता है, हमारे कोशिकाओं में चला जाता है। तो हमारी जो कोशिका है, हमारे कोशिका के कोशिका द्रव्य में, हमारे कोशिका के कोशिका द्रव्य में क्या होता है? तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज है। ठीक है, और ग्लूकोज का क्या होता है? कोशिका द्रव्य में ही। कहां? कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में।
तो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज क्या होता है? टूटता है। और ग्लूकोज टूट करके क्या बन जाता है? तो पायरुवेट बन जाता है। हमको उतना में नहीं जाना है, मतलब बस हमको इतना है कि कोशिका में ग्लूकोज टूटता है। कोशिका में ग्लूकोज टूटता है। कहाँ? कोशिका द्रव्य में पहले टूटता है, इसके बाद जाके माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में फाइनल श्वसन क्रिया पूर्ण हो जाती है, तो ऊर्जा का निर्माण बहुत मात्रा में होता है। कहने से मतलब है बाबू कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में जो ग्लूकोज टूटा है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में जो ग्लूकोज टूटता है, इसी प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। कोशिका के कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के टूटने की जो प्रक्रिया है, इसी को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। तो बताओ, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, कि माइटोकॉन्ड्रिया में, कि स्टोमाटा में? कहां होता है? तो बाबू अब ये न बोले हैं, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, कोशिका के अंदर जो भरा हुआ है तरल चिपचिपा पदार्थ, कोशिका के कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज टूटता है, इसी को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो बाबू कोशिका के कोशिके द्रव्य में न ग्लाइकोलाइसिस पूरा होगा, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहां संपन्न होगी? ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य में। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है कि ओजोन परत है। आखिर ओजोन परत क्या है? तो आपको मालूम है कि हम लोग ओजोन परत क्या है? तो O3 है, ठीक है, जैसे O2 है। तो O2 क्या है? ऑक्सीजन है, प्राण वायु जिसको कहते हैं, इसी से जीवन है। O3 जो है बाबू बहुत ही जहरीला गैस होता है। O3 क्या है? बहुत ही जहरीला गैस होता है, लेकिन ये हम लोगों के करीब नहीं होने के कारण, ये हम लोगों से बहुत दूर आसमान की ऊंचाई में एक चादर बनाए हुए है। जहरीला है, लेकिन हम लोगों के सुरक्षा का काम करता है। जैसे कि ऑक्सीजन हमको प्राण वायु है ना, इसके कारण जिंदा हो बाबू, ठीक उसी तरह से ओजोन लेयर के कारण तुम सुरक्षित हो, क्योंकि ये जो जहरीला गैस है धरती पर रहता ना, हम लोगों के आसपास रहता तो हम लोग मर जाते, ढेरी बीमारी हो जाता। लेकिन ये O3 इतना लेवल पर है, इतना ऊपर है बाबू कि एक चादर बनाया हुआ है ये, और ये जो गैस है इसकी जो चादर है ओजोन परत है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? O3 के परत को क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं। तो जो ओजोन परत है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती हैं धरती पर, डायरेक्ट अगर पड़ जाए तो आदमी को स्किन कैंसर हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे। तो बाबू ओजोन परत हमको आपको सूर्य के उन पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। बताओ, है जहरीला अपने जगह पर न है, लेकिन हम लोगों को क्या कर रहा है? सुरक्षा देने का काम कर रहा है, हम लोगों के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। इसीलिए बताओ, ये हानिकारक है हम लोगों के लिए? नहीं, क्या है? बहुत लाभदायी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाबू अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? देखना बाबू, एगो बात याद रखो, नर प्रजनन अंग जो होता है वो पुंकेसर होता है। पुरुष, पु से पुरुष, अब पुंकेसर मतलब नर जनन अंग, पुरुष का जनन अंग फूल में, समझा? और स्त्री केसर, स्त्री केसर मतलब स्त्री का जनन अंग, तो स्त्री केसर मतलब स्त्री वाला फीमेल हो गया। अब पुंकेसर मतलब पुरुष वाला, तो तुम नाम से भी स्पष्ट कर सकता है कौन स्त्री वाला है, कौन पुरुष का नर प्रजनन अंग कौन है, मादा प्रजनन अंग कौन है। नाम से नहीं पूछ जाएगा कि स्त्री केसर लिखा हुआ है तो मादा प्रजनन अंग है, और पुंकेसर है तो ये फूल का नर प्रजनन अंग है। तो पुंकेसर पुरुष वाला क्या कहलाएगा? पुंकेसर, फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। ठीक है बाबू, अगर आपसे ये पूछ देता कि बताइए
स्त्री केसर क्या होता है, या आपको यह भी पूछ सकता था कि निम्नलिखित में कौन फूल में स्त्री प्रजनन अंग है, तब आप क्या कहते, स्त्री केसर कहते। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन उल्टा के भी पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आप इसको भी दिमाग में रख ले कि पुंकेसर मतलब नर प्रजनन अंग, स्त्री केसर मतलब फूल का स्त्री प्रजनन अंग, मादा प्रजनन अंग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या है हमारा आपका प्रश्न। बाबू आपके सामने अब जो प्रश्न है वो है श्वसन अध्याय का, और क्वेश्चन देख करके अभी तक जो बोडी जी के वाले जो है ऑफलाइन आने वाले हैं, आप लोग बहुत एकदम खुश हो रहे हैं। बाबू ये आपका मेहनत है, और जो शिक्षकों ने आपको पढ़ाया है ये उनकी ईमानदारी है कि आपको इस तरह से तैयार किया है, आपको वो हथियार बनाया गया है ना कि आप इस मैट्रिक एग्जाम की बात तो छोड़िए, आप जिस लेवल पे पढ़ाई किए हैं ना, आप जस्ट मैट्रिक लेवल के जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैट्रिक निकालिए और जाकर के उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाइए। साइंस मैथ जो सोशल का पोर्शन आपने जिस हिसाब से पढ़ा है ना, आप फाड़ के रख दीजिएगा उस कंपटीशन में, आपका रिजल्ट का बराबरी करने वाला कोई नहीं होगा। इस तरीके से टीचर भी ईमानदार रहे हैं और आपने भी मेहनत किया, इसलिए आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही है। बिना परिश्रम के फल नहीं मिलता है बाबू। हाँ, जो लोग फ्री में आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ आप यूट्यूब पर आते हैं और वीडियो देखते हैं, लेक्चर सुनते हैं, बाबू आप लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए। आप लोग मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कोई यहाँ फ्री में कुछ नहीं देता बाबू। कहा जाता है ना कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है राह में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, किसी को गिरा कर तुम आगे निकल सको तो चलो। ये कंपटीशन की दुनिया है बाबू, किसी न किसी को तो तुमको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। हम आप जरा सा मेहनत कर लें, 1 महीने के लिए बाबू आप सीरियस हो जाइए। आइए देखते हैं श्वसन चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था कि पौधे में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो बाबू ये एक फिक्स्ड फैक्ट है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, ये एक फैक्ट है और इसे आपको ध्यान में याद रखना होगा कि जब पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी टूटता है ना बाबू, तो वो 30.5 किलो जूल प्रति मोल इतना एटीपी तैयार करता है। इस एटीपी के टूटने से इतना ज्यादा ऊर्जा मुक्त होता है। कितना ऊर्जा मुक्त होता है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, आपको इस ये जो फैक्ट है बाबू, ये जो आपको एक संख्या दिया गया है, इसको याद रखना होगा अपने दिमाग में कि ठीक से देखिए, एक ही तरह के 3-4 ऑप्शन दे दिए आपको, एक में 3.5 3.5 दे दिया, एक में 305 दे दिया गया। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जब भी पौधों में श्वसन की बात आएगी और एटीपी के टूटने से ऊर्जा मुक्त होने की बात आएगी, तो उसकी जो मात्रा होगी ना, उसका जो अमाउंट होगा ना, वो 30.5 किलो जूल प्रति मोल होगा। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ही सही है। आप चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, और क्या प्रश्न है आपके बायोलॉजी के बाबू। अब जो आपके सामने प्रश्न है यह भी श्वसन अध्याय से ही प्रश्न है, और श्वसन अध्याय का यह प्रश्न आपको याद दिलाएगा जब क्या हुआ था, इथेनॉल बना था ईस्ट में, जो बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति के हुआ था। समझ रहे हैं आप क्या कि जब ईस्ट में ऑक्सीजन के बिना क्या होता है, श्वसन होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। भाई जब कोशिका द्रव्य में श्वसन हुआ है तो एटीपी तो कम बनेगा, ऊर्जा कम निकलेगा, लेकिन इथेनॉल तैयार होता है। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। अल्कोहल बुझ रहे हैं, अल्कोहल भी तैयार होता है इसी प्रक्रिया में। मतलब ऑक्सीजन वाला श्वसन नहीं, ऑक्सीजन वाले श्वसन को कहते हैं वायवीय श्वसन। ऐसा श्वसन ना जिसमें ऑक्सीजन मौजूद रहे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, ऐसे श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। इसी श्वसन को और एगो नाम दिया जाता है ऑक्सी श्वसन। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो, ऑक्सी श्वसन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन इसके विपरीत चलो, ऑक्सीजन के बिना जो होता है श्वसन, वो होता है अवायवीय श्वसन। एगो और नाम है अनऑक्सी श्वसन।
ऐसी को अंग्रेजी में कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऐसा रेस्पिरेशन, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन न होगा। बाबू जब भी ऑक्सीजन के बिना श्वसन होगा तो याद करिए, कभी लैक्टिक अम्ल बना देता है हमारे मांसपेशियों में, कभी एथेनॉल बना देता है, नहीं बाबू, ये जो इथाइल एल्कोहल वाली बनने की प्रक्रिया है, कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन, एथाइल एल्कोहल जो है किस प्रकार के श्वसन से बनता है, बताओ तो बाबू, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनेगा, वायु वाले से, ऑक्सीजन वाला से, नहीं, कभी नहीं। जब भी बनेगा इथाइल एल्कोहल तो किस प्रकार के श्वसन से, अवायवीय श्वसन से, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन न हो, जिसमें ऑक्सीजन के बिना श्वसन हो, वो है अवायवीय श्वसन। इसी को अनऑक्सी श्वसन कहते हैं, इसी को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। है देखो लिखा हुआ है एनारोबिक रेस्पिरेशन, समझ रहे हो बाबू। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है कि इथाइल एल्कोहल अवायवीय श्वसन से तैयार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। मजा आ रहा है आप लोगों को? चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को भी बाबू पकड़ते जाइए। कॉन्सेप्ट्स अगर समझ में आ गए ना, आपके कॉन्सेप्ट्स अगर पकड़ लिया तो परीक्षा में एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के उस पर 4 लाइनें लिखना आसान होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ोगे बाबू तो 1 लाइन भी लिखना बहुत दुश्वार होता है, वो लिखाइए नहीं होगा। कुछ सोचने के लिए भी तो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सोच भी तब पाओगे जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट पर जाओ, समझो, कोशिश करो समझने का। ठीक है, जो डाउट रह जाता है, नहीं समझ पाते हो, ठीक है, आपको इसी लिंक के नीचे में आप देखिएगा, जैसे ही आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जो लिंक मिला हुआ है वहां बहुत सारे आपको चीजें मिल जाएंगी। ऐसा लिंक मिलेगा, ऑल नोट्स मिल जाएंगे, लेक्चर वीडियोज मिल जाएंगे, यहां तक कि बाबू आपको उस पर इंक्वायरी नंबर भी दिया हुआ है। अगर आप आसपास के कहीं रहने वाले हैं, सहरसा जिला के आसपास के रहने वाले हैं, तो आप ऑफलाइन सेंटर में आकर के भी, या रात भर बच्चे तैयारी करते रहते हैं लाइब्रेरी में बैठ करके, और उनके लिए टीचर अवेलेबल रहता है, किसी को कोई डाउट या प्रॉब्लम हुआ वो पूछ सकते हैं। समझ रहे हैं बाबू? आप आराम से आ सकते हैं यहाँ पर। आपको ये लग रहा होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं बाबू। अभी अगर आप टाइम देखिएगा तो टाइम देखिए कितना बज रहा है, देखिए आप टाइम देखिए, तो देखिए टाइम कितना हो रहा है, 2:53 हो रहा है, 3 बजने वाला है सुबह। कितना तारीख है? तो 18 तारीख है, 12वां महीना है और दिन रविवार है। सोचो 4 बजे 3 बजे तक, 4 बजे तक, सुबह तक हम लोग आप लोगों के लिए तैयार रहते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करते रहते हैं। और भी टीचर लाइब्रेरी में रहते हैं, स्टूडेंट जिनको सोना होता है वो फिर सो भी जाते हैं, उनके सोने की व्यवस्था है। फिर टीचर भी रहते हैं वहां पर, जो आपके डाउट्स हैं आपको तैयार करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है बाबू। जिसको आना है इस तैयारी में भाग ले लीजिए। वो कहा जाता है ना, आज जागना है तो जाग ले इस आसमां के साया तले, फिर ये मुझसे मत कहना कि मैंने तुमसे कहा नहीं, तुम छूट जाओगे बाबू, ये तुम्हारी गलती है। हम तो सबको बुला रहे हैं, तुम सबों के पास मौका है, या तो बन जाओ बाबू या बिगड़ जाओ। मेरा क्या या किसी शिक्षक का क्या जाएगा, मेहनत तुम करोगे, भविष्य तुम्हारा संवरेगा। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं हमारे और जो क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं। बाबू आपके सामने जो प्रश्न है रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती हैं। कहा जा रहा है कि हमारे रक्त में जो है ना, जो कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम कोशिकाएं कहते हैं, अरे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, आरबीसी लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण और रक्त पट्टिकाणु, ये जो पाया जाता है इसी को कणिका कहा जाता है। तो रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं हैं जो श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है। श्वसन गैस बस बुझ रहा है, जो ऑक्सीजन लिए हैं अब जो उधर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ये दोनों क्या है? श्वसन गैस है। अरे गैसों का आदान प्रदान होता है ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो आखिर जो ये ऑक्सीजन लिए अब फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, तो ये ऑक्सीजन जो गया है हमारे एक एक कोशिका में, कौन लेके गया? कोशिका में फिर वहां ग्लूकोज टूटा था तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कौन आया फेफड़ा तक, जिसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो बाबू
आखिर रक्त में कौन सी कणिकाएं हैं जो श्वसन गैसों को ले जाने ले आने का काम करता है? तो उसका नाम है आरबीसी। क्या नाम है उसका? आरबीसी। पिछले क्वेश्चंस में भी हमने एक जगह आरबीसी के बारे में कहा था, क्या कि आरबीसी में बाबू एगो चीज होता है जिसका नाम होता है हेमोग्लोबिन। क्या होता है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है, हेमोग्लोबिन लाल रंग का होता है। इसी हेमोग्लोबिन के कारण ये आरबीसी है। खून जो लाल होता है, खून वो किसके कारण से? हीमोग्लोबिन के कारण से लाल होता है। तो हम लोग जो सांस लेते हैं ना बाबू, सांस लिए तो ऑक्सीजन गया फेफड़ा में। अब फेफड़ा में जैसे ही ऑक्सीजन जाता है तो वो चल जाता है कहाँ? तो हमारे नस में जो खून दौड़ रहा है, ऑक्सीजन वहां डूब जाता है और ऑक्सीजन हमारे खून में जाकर के हीमोग्लोबिन से चिपक जाता है। हीमोग्लोबिन से चिपक जाता है तो हीमोग्लोबिन कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहलाता है बाबू? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, ऐसा रक्त, ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है उसको ऑक्सीजन युक्त रक्त कहते हैं। तो बाबू हुआ क्या? हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल करके कहां गया? हमारे कोशिका तक। हमारा पूरा शरीर किससे बना है? कोशिका से। तो एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन गया। कोशिका में क्या हुआ? तो कोशिका में ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज टूटता है तो हमको आपको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। साथ ही निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका का निर्माण हुआ है कोशिका में, उसका हमारे शरीर में कोनो काम नहीं है। तो वो फिर कहाँ चला आता है? कोशिका से फिर से हमारे रक्त में आ जाता है और फिर से हेमोग्लोबिन में मिल जाता है। समझ रहे हो? तो इधर से गया था ऑक्सीजन तो ये हो गया था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उधर से आता है कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिल करके, तो ये क्या हो जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। समझ रहे हो? तो वैसा रक्त जिसके साथ ऑक्सीजन जाता है उसको शुद्ध रक्त कहते हैं, और वैसा रक्त जिधर से क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल के आ रहा है, उसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो बाबू ये पूछ रहा है कि आखिर वो कौन है, रक्त में कौन सी कणिका है जो श्वसन गैसों का परिवहन करता है? तो कौन है? आरबीसी। कौन है बाबू? आरबीसी। लाल रक्त कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर में क्या करता है? जो श्वसन गैस है उसका परिवहन का काम करता है, ले जाने ले आने का काम करता है। देखो है कहीं पर है, देखो ए नंबर ऑप्शन जो है लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी इसी को कहते हैं। देखो है ना, रेड ब्लड सेल। बाबू लाल रक्त कणिकाएं ही हमारे जो रक्त में उपस्थित होता है, जो श्वसन गैसों का क्या करता है? परिवहन करता है। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखें। बाबू आपके सामने प्रश्न है, पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। बाबू अपशिष्ट मतलब होता है वेस्ट। वेस्ट मतलब होता है बेकार चीज, मतलब जिसका कोई उपयोग नहीं है शरीर में। तो पादप का मतलब पौधा। तो पौधों में बताओ, पादप में अपशिष्ट चीज कहाँ जमा होता है जिसका कोई काम नहीं? कचरा कहाँ जमा होता है? तो ए नंबर कह रहा है पत्ती में। सही बोल रहा है। पता है पत्ती में जो है अपशिष्ट चीज जमा हो जाता है और वो पत्ता सर करके गिर जाता है, और जब वो गिरता है तो उसका जो गंदगी था उसमें जमा, वो भी गिर गया। समझ रहे हो बात को? तो पत्तियों में भी अपशिष्ट पदार्थ जमा रहता है। दूसरा देखते हैं छाल। देखो पेड़ पौधा का जो छाल होता है उसमें भी गंदगी जमा रहता है। जो एक्स्ट्रा चीज बन गया है उसके शरीर में, जो अपशिष्ट चीज है, खराब चीज, कचरा है, वो छाल में भी उसका जमा रहता है। तीसरा का क्या है? कोशिकीय रिक्तिकाओं में, कोशिकाओं के बीच में जो जगह बचा रहता है उसमें भी रहता है। कोशिकीय रिक्तिकाओं मतलब समझ रहे हो? वैक्यूल्स। इसमें भी सेलुलर वैक्यूल्स, इसके अंदर भी रहता है अपशिष्ट पदार्थ जमा। तो बताओ तो क्या सब हो गया? पत्तियों में, छाल में, इसमें भी कहीं। चौथा ऑप्शन इनमें से सभी देखो दे दिया क्या? इन सभी में, यानी कि इन सब में क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ जमा रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाबू अब जो आपका सवाल है वह फिर से पाचन तंत्र से पूछा गया है, पोषण वाले अध्याय से पूछा गया है कि मनुष्य की आहार नाल जो है मुख से शुरू हुआ था और गुदा तक गया था। ठीक है, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता? बताओ, मनुष्य का जो आहार नाल है
इसमें आखिर कौन सा ऐसा भाग है जिसमें से कोनो रस नहीं निकलता है, कोनो एंजाइम भोजन को पचाने के लिए नहीं निकलता है? बताओ तो बाबू रे। मुंह में लार निकलबे करता है, उसमें होता ही है पचाने वाला एंजाइम। पेट में जाएगा, वहां रहबे करता है, क्या रहता है? गैस्ट्रिक जूस। क्या रहता है? गैस्ट्रिक जूस, जिसको हिंदी में जठर रस कहते हैं, वहां रहबे करता है। छोटी आंत में रस रहबे करता है। आखिर कौन कौन दिया है इसमें? देखो तो ए नंबर बताओ। ए नंबर मुंह। मुंह में कोनो एंजाइम नहीं होता है, ऐसे ही मुंह से पाचन शुरू हो जाता है। एंजाइम रहता है तबे न रे। तो जो एमाइलेज है वो कहाँ रहता है? मुख के लार में रहता है ना मिला हुआ, तो एंजाइम हो गया। ए नंबर तो नहीं होगा आंसर। बचा बी, ग्रास नली। जो भोजन नली है, इसका काम केवल है हमारे आपके खाना को मुंह से लेकर के अब पेट में पहुंचा देना, और इसका कोनो काम नहीं होता है। इससे कोनो रस उस भी एंजाइम भी नहीं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा? सही हो गया। कारण कि ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अमाशय। अमाशय से जठर रस नहीं निकलता है। अमाशय में तो पाचन, पेट में पाचन नहीं होगा, तो होता ही है। तो मनुष्य के आहार नाल का एक यही ग्रास नली भाग है बाबू, जिससे कोई एंजाइम नहीं निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ग्रास नली से कोनो एंजाइम नहीं निकलता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बाबू कि मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? मूत्र की सांद्रता मतलब मूत्र कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। मूत्र क्या होता है? अम्लीय होता है, उसमें अम्ल होता है। तो मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका एडीएच है बाबू, यही एडीएच वो पदार्थ है। एडीएच क्या है? एक हार्मोन है। तो एडीएच ही है जो मूत्र की सांद्रता को क्या करता है? इसी पर निर्भर करता है। मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करता है? एडीएच पर। किस पर बाबू? एडीएच पर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है कि एडीएच पर मूत्र की सांद्रता निर्भर करता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाबू आपके सामने जो प्रश्न है वह अब है नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय से। क्या है? कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि से संबंधित नहीं है? इन सब में से उस हार्मोन को चुनना है जो पौधों की वृद्धि से संबंध नहीं रखता है। ठीक है, देखते हैं नंबर ऑक्जिन। हे रे, ऑक्जिन तो पौधों की वृद्धि में सहायक हार्मोन है। ऑक्जिन क्या है? पौधों की वृद्धि में सहायक हार्मोन होता है। जिब्रेलिन भी पौधों के वृद्धि में सहायक हार्मोन होता है। क्या होता है? सहायक हार्मोन होता है। अब देखते हैं ये जो साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन भी पौधों में क्या करता है? तो वृद्धि हार्मोन का काम करता है। अब कौन बच गया? एगो एब्सिसिक अम्ल ही ना। तो एब्सिसिक अम्ल जो है क्या करता है? तो जो ऑक्जिन का प्रभाव है, जिब्रेलिन का प्रभाव है, वो वृद्धि हार्मोन से, और उस वृद्धि हार्मोन के प्रभाव को ये घटा देता है। तो बाबू एब्सिसिक अम्ल क्या है? वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि में मदद करता है, वृद्धि से संबंधित है? नहीं है। तो ये चार ऑप्शन जो है, जिसमें तीन ऐसे हैं जो वृद्धि से संबंधित है, एक एब्सिसिक अम्ल ही ऐसा है बाबू, डी नंबर ऑप्शन, जो आपका बिल्कुल करेक्ट है। यह वृद्धि से संबंध नहीं रखता है। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि क्या है। बाबू अब आपका प्रश्न है मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो देखो मानव हृदय किस तंत्र का भाग होगा? तो जो आहार नाल है उसमें क्या होता है? पाचन होता है, तो पाचन तंत्र हो गया। फेफड़ा जो है, फेफड़ा क्या होता है? सांस लेने में मदद करता है, तो ये श्वसन तंत्र हो गया। हार्ट का क्या काम है? हृदय का क्या काम है? जो दिल है वो क्या करता है? खून को भर देह में दौड़ाने का काम करता है। खून को भर देह में क्या करता है? दौड़ाने में काम करता है, पंप करता है। ये एक पंपिंग सेट है, पंपिंग मशीन है। मतलब पूरे शरीर में ब्लड को क्या करता है? ये पंप करते रहता है। क्या करते रहता है? पंप। तो शरीर में जो पूरा ब्लड घूम रहा है, तो बताओ ये किसका काम है? हृदय का काम है। इसीलिए हृदय को क्या कहा जाता है? बताओ। पाचन तंत्र कहेंगे। पाचन तंत्र का भाग है, ये पचाता है कुछ चीज को, नहीं ना। अच्छा, श्वसन तंत्र का वो तो फेफड़ा है। उत्सर्जन तंत्र का वो तो किडनी है, नहीं। अच्छा, एक बचा परिवहन। हमारे शरीर में जो ब्लड दौड़ रहा है ना, परिवहन हो रहा है, वो किसके कारण से हो रहा है? तो मानव हृदय। यानी कि मानव हृदय किस तंत्र से संबंध रखता है? परिवहन तंत्र से। आइए अब हम आप अगले प्रश्न पर चलें।
बाबू अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, ये है बाबू आनुवांशिकी। आनुवांशिकी का मतलब होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक में हम पढ़ते हैं, आनुवांशिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि जो गुणों का वंशानुक्रम होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक गुणों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है जनक से उसके संतानों में, इसके पीछे की क्या विज्ञान है, क्या रहस्य है, इन सब चीजों का जो हम अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं, तो आनुवांशिकी में करते हैं, जेनेटिक्स में करते हैं। आइए अब हम आप अगले प्रश्न को देखते हैं। बाबू हमारा आपका अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है, बताइए तो बाबू। सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो बताइए श्वसन क्रिया में कौन सा गैस ग्रहण किया जाता है, O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेते हैं ना, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ते हैं। तो बताइए श्वसन क्रिया में निम्नांकित में किस गैस को ग्रहण किया जाता है, कौन सी लेते हैं, तो O2, जिसको ऑक्सीजन कहा जाता है। ठीक है, यहीं पे आपसे अगर ये पूछ देता बताइए तो श्वसन क्रिया में किस गैस को हम छोड़ते हैं, तो क्या हो जाता, CO2 हो जाता, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता। समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है। चलो आगे चलते हैं बाबू और हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा आपका क्या है। अगला प्रश्न है वही पुरानी बात है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, याद करिए शुरू में बताए थे, जिस समय बता रहे थे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या होता है, C6H12O6 होता है ना, C6H12O6 एकदम जी पे रटा होना चाहिए आप लोगों का। C6H12O6 का मतलब ग्लूकोज, समझ रहे हैं आप। तो बताइए तो ग्लूकोज में कार्बन का कितना परमाणु है, इसी मतलब कार्बन हुआ ना, कितना परमाणु है, 6 गो। तो आप ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न पर, कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं, जिसकी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, मतलब कि जो हमारा अनचाहा हुआ एक्शंस हैं, उन क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित कहाँ होता है हमारे मस्तिष्क में, तो वो बाबू हमारे जो मेडुला है, मेडुला में हमारा आपका ये कंट्रोल, मेडुला ही हमारा क्या करता है, ये कंट्रोल करता है किसको, तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करने का काम किसका है, मेडुला, जो हमारे मस्तिष्क का भाग है। तो बच्चों इसी के साथ आपका जो बायोलॉजी का जो सेट है, जो बिहार बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया है, जो जारी किया गया है, ये बायोलॉजी का खत्म हुआ सेट आपका। अब जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले सेट में, जो कि केमिस्ट्री का सेट होगा। तब तक के लिए बच्चों आप लोग खुश रहिए, बहुत जम के मेहनत करिए, युद्ध स्तर पर मेहनत करिए, तब कुछ दिखने को मिलेगा, अपने पापा को कुछ दिखाने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, गुड नाइट, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।